हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस टैक्सेशन के आरटीपी सेशन के अंदर। बच्चों टैक्सेशन का आरटीपी नवंबर 23 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको हम लोग दो पार्ट्स में कवर करेंगे। जी हां, आपके दिमाग में बिल्कुल सही बात आई है। आज के सेशन में हम इनकम टैक्स का आरटीपी कंप्लीट करेंगे और एक और अलग से सेशन लगाएंगे, वहां पर हम जीएसटी का आरटीपी सेशन टेकअप करेंगे। राइट, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। आपके लिए हमने नवंबर 23 का पूरा इनकम टैक्स ईच एंड एवरी चैप्टर हमने उसका वन शॉट रिवीजन हमारे इस चैनल पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो वो वन शॉट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए। उनकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से डलवा दूंगा। मेक श्योर कि आप उसे भी टेकअप कर रहे हैं अगर आपने रिवीजन्स नहीं किए हैं तो। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द आरटीपी सेशन ऑफ इनकम टैक्स। सबसे पहले हम केस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे एंड देन उसके बाद जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनको टेकअप करके चलेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। तो सर सबसे पहला हमारा जो केस बेस्ड एमसीक्यू है हम इस पे चलते हैं। और इन डेटा को रीड करने से पहले हम एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, सो दैट कि जब हम डेटा को रीड करें तो उन क्वेश्चंस को दिमाग में रखें। एग्जाम में भी आप यही करना। और आप जब बच्चे थे, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो कॉम्प्रीहेंशन आया करता था, तो कॉम्प्रीहेंशन में भी हम यही करते थे। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन रहती थी पैराग्राफ्स में और उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस हुआ करते थे। तो पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते थे और उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन को रीड करते थे, सो दैट कि हम आंसर्स को आइडेंटिफाई कर लें। वही टेक्निक आपको यहां पर भी अपनानी है। तो अभी बस आपको सिर्फ रीड कर लेना है कि कौन कौन से सवाल आपसे पूछे गए हैं जो आपको केस सिनेरियो में से फेच करने हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो इस डेटा के बेसिस पे सॉल्व करके चलना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सैलरी चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज टू मिस्टर शान। तो इनकम अंडर द हेड सैलरीज पूछी गई है। इनकम अंडर द हेड सैलरीज पूछी गई है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर शान अंडर चैप्टर 6 से डिडक्शन की बात करी गई है। इसके बाद क्वेश्चन में व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शान पूछी गई है। व्हाट इज द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर शान पूछी गई है। एंड कंप्यूट करनी है हमें टैक्स लाइबिलिटी अगर वो ऑप्ट करता है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 BAC। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के हिसाब से टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। मतलब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हमको टोटल इनकम कंप्यूट करके चलना है, ओल्ड रिजीम के अंदर भी, न्यू रिजीम के अंदर भी, और उसकी टैक्स लाइबिलिटी अपन को कैलकुलेट करके देनी है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करके चलते हैं। केस सिनेरियो क्या कह रहा है, मिस्टर शान जो है वो रेसिडेंट है, इनकी एज 42 ईयर्स की है। अंडरलाइन कर लीजिए, रेसिडेंट है और इनकी एज 42 ईयर्स की है। ये एम्प्लॉयड है एमएनसी गुड़गांव में। Since 2013, he submitted his resignation on 31st July 2022 for starting his own business and gave a notice period of 1 month. एक महीने का नोटिस दिया। He received the following emoluments from his employer from a period of 1st April to 31st August 2022. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आपको 5 महीने तक सैलरी इनकम होगी। आपको 5 महीने तक सैलरी इनकम होगी। आपकी बेसिक पे 45,000 रुपीज की है। डियरनेस अलाउंस आपको 10% ऑफ बेसिक पे मिलता है, यानी कि आपको 4,500 रुपीज का बेसिक पे का डीए मिलता है। और कह रहा है कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनती है, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में इसको कंसीडर करेंगे। मेडिकल अलाउंस आपको दिया गया है 5,000 रुपए महीना, फुल्ली टैक्सेबल होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया गया है आपको सर जी, फुल्ली टैक्सेबल होता है। कमीशन दी गई है आपको 10,000 पर मंथ। ये कमीशन रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में नहीं जाएगी क्योंकि ये कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाली नहीं है, फिक्स्ड कमीशन है। राइट, तो सैलरी का पार्ट तो बनेगी लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी का पार्ट नहीं बनेगी। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द आरपीएफ। जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसका हमें 80C में डिडक्शन मिलता है। एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया है सेम अमाउंट टू द आरपीएफ और इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है आरपीएफ में 13% का। 13% का इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है। यहां पर आपको जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो मिलेगी अप टू 9.5%।
अप टू 9.5% की आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो होगी वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। In the October 2020, he started the business of manufacturing the footwear under the brand name of Comfort. He withdrew the entire amount from his RPF account in the September 22 to invest in his business. तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया, फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अंडर द ब्रांड नेम ऑफ कंफर्ट, और ये अक्टूबर में धंधा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इन्होंने 75 नए एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया है ऑन 1 नवंबर 22 एट अ सैलरी ऑफ 23,000 पर मंथ एंड दे पार्टिसिपेटेड इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो बेटा यहां पर आपको 80JJAA का डिडक्शन मिलेगा, 80JJAA एडिशनल एम्प्लॉइज की सैलरी का डिडक्शन, 80JJAA का आपको डिडक्शन यहां पर मिलेगा। ग्रेट। इसके बाद क्वेश्चन कहता है द प्रॉफिट एंड गेन्स डिराइव फ्रॉम द सच बिजनेस इज 51 लाख कंप्यूटेड एंड द टर्नओवर इज 7 करोड़। मिस्टर शान को रिसीव हुआ है 12% ऑफ द सेल्स इन कैश। लो जी, तो क्वेश्चन ने पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट करके दे दी है कि आपकी पीजीबीपी की जो इनकम है वो 51 लाख की है, आपका टर्नओवर 7 करोड़ रुपए का है और आपको 12% सेल्स कैश में रिसीव होती है। इसका मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट हुआ होगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट हुआ होगा। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ के अंदर है तो आपको ऑडिट नहीं करवाना होता अगर आपकी जो टोटल रिसीट्स हैं वो 5% से ज्यादा की कैश में नहीं है। सिमिलरली आपकी टोटल पेमेंट्स में 5% से ज्यादा की पेमेंट कैश में नहीं है। हमारे पास 12% का सेल कैश में रिसीव हो रहा है, मतलब वायलेशन हो रहा है उस कंडीशन का। तो इस केस में हमको ऑडिट करवा के चलना पड़ेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। तो 80JJAA की सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। अगर आप फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो यहां पर 150 डेज की कंडीशन होती है कि 150 दिन आपके एम्प्लॉइज को क्या करना होता है, काम करना होता है। तो यहां पर अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 150 डेज से ज्यादा ही आपके पास निकल कर आएंगे। इसके बाद तो आराम से यहां पर आप कैलकुलेट करोगे तो 150 डेज निकल आएंगे 1 नवंबर 22 से 31 मार्च 23 तक। इसके बाद ऑडिट होना कंपलसरी है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट भी हो रहा है। आपकी जो सैलरी है वो 25,000 को एक्सीड नहीं कर रही है और एम्प्लॉय जो है वो आरपीएफ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 80JJAA की सारी कंडीशंस पूरी हो रही है, तो यहां पे हमको 80JJAA का डिडक्शन मिल जाएगा। On 1st December 22, he has purchased a house property for rupees 90 lakh for self occupation. तो सेल्फ ऑक्यूपाई करने के लिए हमने घर खरीदा है, जिसके लिए हमने 45 लाख रुपीस का लोन लिया है एट 10% पर एनम ऑन द सेम डे। तो आपके पास यहां पे 24B का इंटरेस्ट निकल आएगा। अंडर सेक्शन 24B आप मैक्सिमम इंटरेस्ट क्लेम कर पाओगे 2 लाख रुपए का। ठीक है, इसके बाद इन्होंने he has paid the stamp duty of rupees 6,25,000 on the purchase of the house property. स्टैम्प ड्यूटी पे करी है 6,25,000 रुपए की। इसका भी डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। मिस्टर शान डज नॉट वांट टू ऑफ फॉर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115BAC। कह रहा है कि शान को 115BAC ऑप्ट नहीं करना, लेकिन ये लाइन तो बेकार हो गई। क्यों बेकार हो गई? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे जो लास्ट पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर 5 है, उसमें टैक्स लायबिलिटी पूछी गई है कि अगर प्रोविजन ऑफ 115BAC वो ऑप्ट कर लेता है तो अल्टीमेटली आपको जो ये डेटा है, इस डेटा से उसकी इनकम कैलकुलेट करनी है दोनों रिजीम के अंदर, ओल्ड रिजीम के अंदर भी और न्यू रिजीम के अंदर भी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सैलरी इनकम की बात करते हैं। तो मैंने क्या किया है, इस पूरे क्वेश्चन को वर्ड फाइल पे एक बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया है और ये वर्ड फाइल का जो प्रिंट है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने मेहनत करके पहले से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर लिया है और यही सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में जो पहली चीज आपसे पूछी गई थी, वो ये पूछी गई थी कि मेरे भाई आपको ये बताना है सैलरी कितनी होगी। अब जब क्वेश्चन 1 का आप आंसर करोगे तो 1 का आंसर आप ओल्ड रिजीम से करोगे,
2 का आंसर जब करोगे तो ओल्ड रिजीम से करोगे, 3 का आंसर जब करोगे ओल्ड रिजीम से करोगे, 4 का आंसर जब करोगे तो ओल्ड रिजीम से करोगे, और 5th के आंसर में आपको न्यू रिजीम से आंसर करना है। तो सबसे पहले हम सैलरी इनकम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं ओल्ड रिजीम के अंदर। ओल्ड रिजीम के अंदर सैलरी इनकम कितनी आएगी? तो आपको बेसिक 45,000 मिल रहा है, 45,000 इंटू 5। बेसिक आपको 45,000 मिल रहा है, 45,000 इंटू 5, 2,25,000। इसके बाद आपको 10% ऑफ बेसिक पे का डीए मिलता है, तो 225 का 10% हो गया 22,500। इसके बाद आपको 5,000 रुपए महीना मेडिकल अलाउंस मिलता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, 5,000 इंटू 5। एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको 2,500 मिलता है, 5 महीने का, फुल्ली टैक्सेबल होता है, 12,500। 10,000 रुपए महीना आपको कमीशन मिलती है, कमीशन फुल्ली टैक्सेबल होती है, 50,000 रुपए। अब एम्प्लॉय यहां पर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था? एम्प्लॉय 7,500 कंट्रीब्यूट कर रहा था, और एम्प्लॉयर भी 7,500 ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब आपको अच्छे से पता है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अप टू 12% ऑफ सैलरी तक क्या रहता है? एग्जेम्प्ट रहता है। और सैलरी में क्या आता है? रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी आती है। तो आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी कितनी है? आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी है 2,25,000 और 22,500। 2,25,000 प्लस 22,500, आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी है 247,500। 247,500 का 12% अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो उतना एग्जेम्प्ट रहता है, यानी कि 29,700 तक वो एग्जेम्प्ट रहता है। आपके एम्प्लॉयर ने आपके आरपीएफ में 7,500 रुपीज पर मंथ कंट्रीब्यूट करे हैं। 7,500 पर मंथ के हिसाब से 5 महीने का होता है 37,500। तो जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, जो आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, वो कंट्रीब्यूट किया है 37,500, और इस 37,500 में से आपका 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि 29,700 आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो 37,500 माइनस 29,700, आपके पास 7,800 टैक्सेबल फिगर आ जाएगी। 7,800 कैसे निकाली? आपने 7,500 पर मंथ कंट्रीब्यूट किया है, आपका 45,000 का बेसिक और आपका डीए जो रिटायरमेंट का पार्ट बन रहा है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में आ गया, इसका 12%। कमीशन को रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो परसेंटेज वाली नहीं थी। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो टैक्सेबल है वो वाली फिगर निकल कर आ गई। इसके बाद आपके पास यहां पे 13% का इंटरेस्ट आ रहा था, 9.5 तक एग्जेम्प्ट होता है, तो 14,313% को डिनोट कर रहा है। तो आपका 13 माइनस 9.5, 3.5 का कितना होगा? 9.5 तक एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। 14,300 अगर 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3.5 को रिप्रेजेंट करेगा 3,850। तो आपका जो टैक्सेबल आरपीएफ का इंटरेस्ट आएगा, वो आ जाएगा 3,850। अब आप इन सब को प्लस कर लोगे तो आपके पास आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 16। स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 रुपए की मिलेगी ओल्ड रिजीम के अंदर, और ओल्ड रिजीम के अंदर आपकी सैलरी आ जाएगी 296,650। तो आप चेक कर लीजिए, आपके पास ऑप्शन में 296,650 अवेलेबल होगा। ये रहा आपका बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन सैलरी का, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन सैलरी का। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर कितना डिडक्शन अवेलेबल होगा मिस्टर शान को? तो शान के पास 80C के अंदर 1,50,000 रुपए की डिडक्शन आ जाएगी। आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन 80C में जाता है। इसके अलावा जो स्टैंप ड्यूटी पे करी है वो भी आपकी 80C में जाती है, लेकिन मैक्सिमम आप 80C में कितना क्लेम कर पाओगे? 150। इसके अलावा आपको 80JJAA के अंदर डिडक्शन मिलेगी, कितने रुपए की? 80JJAA के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगी, मैंने डिडक्शन की फिगर डायरेक्टली निकाल दी है। 80JJAA की फिगर मैं आपको बता देता हूं। 80JJAA में 25,87,500 आएगा। 80JJAA में 25,87,500 आएगा। 25,87,500।
सर ये कैसे आ रहा है ये भी तो बताओ। 25,87,500 कैसे आ रहा है ये भी तो बताओ। देखो आपने 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 75 एम्प्लॉइज रखे हैं, हर एम्प्लॉय को आप 23,000 रुपए की सैलरी दे रहे हो, राइट। नवंबर से लेकर मार्च तक 5 महीने दे रहे हो। 80JJAA के अंदर आपको 30% ऑफ सैलरी का डिडक्शन मिलता है, यानी कि आपने 23,000 रुपए पे करे हैं 75 एम्प्लॉइज को 5 महीने के लिए, नवंबर से लेकर आपका मार्च तक। इसका 30% आपको डिडक्शन मिलेगा। ये आपकी सैलरी है, सैलरी का 30%, 23,000 इंटू 75 इंटू 5 का 30% अगर आप निकालोगे तो 25,87,500 निकलकर आ जाएगा। तो आपके पास 25,87,500 आ गया। 150 और 25,87,500, 150 25,87,500 मिलाकर हो गया आपके पास 27,37,500, 27,37,500, यानी कि आपके पास डी आंसर निकलकर आ जाएगा। क्रॉस वेरीफाई करना है तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। आपके पास सेकंड का जो आंसर आएगा वो डी आएगा, सेकंड का जो आंसर आएगा वो डी आएगा, फर्स्ट का आंसर सी आएगा। तो फर्स्ट का आंसर सी आ रहा था, सेकंड का डी आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है टोटल इनकम कितनी होगी। अब टोटल इनकम में पीजीबीपी की इनकम इंक्लूड हो जाएगी, और क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको पीजीबीपी की इनकम निकाल कर दी हुई है। देखो कंप्यूटेड, आपको दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन में पीजीबीपी की इनकम आपको निकाल के दी हुई है। तो आप सैलरी इनकम ऑलरेडी निकाल चुके हो, सैलरी इनकम आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 296,650। पीजीबीपी की इनकम क्वेश्चन में 51 लाख की गिवन है। इसके अलावा आपने हाउस प्रॉपर्टी खरीदा था, इसके अलावा आपने हाउस प्रॉपर्टी खरीदा था जिसके लिए आपने 45 लाख का लोन लिया है। 45 लाख का लोन, इस पे 10% का ब्याज। आपने लोन कब लिया था? दिसंबर को, तो 4 महीने का ब्याज निकलेगा। 45 लाख का 10% इंटू 4/12, आपके पास 1,50,000 रुपए का ब्याज आएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लॉस अपन क्लेम कर सकते हैं। अपन के पास तो 150 का ही लॉस आया है, तो एचपी के अंदर 150 का लॉस आ जाएगा, एचपी के अंदर 150 का लॉस आ जाएगा। और ये जो 150 का लॉस है, आप चाहो तो सैलरी से एडजस्ट कर लो, चाहो तो इसको आप पीजीबीपी से एडजस्ट कर लो, कहीं से भी सेट ऑफ हो जाएगा। तो आपके पास सैलरी इनकम 296,650, 51 की पीजीबीपी में इनकम, 150 का एचपी में लॉस। सारा कार्यक्रम करने के बाद 52,46,650 आपके पास क्या आ जाएगी? ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। डिडक्शन आपको कहां कहां मिली है? 80C में मिली है और 80JJAA के अंदर मिली है, 27,37,500। डिडक्शन क्लेम करने के बाद आपके पास इनकम निकल कर आ जाएगी 25,09,150। ऑप्शन देखेंगे आप लोग तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 25,59,150, ठीक है। ये टोटल इनकम निकल गई है। अब क्वेश्चन की डिमांड है कि टैक्स लायबिलिटी निकालो, तो 25,59,150 पूरी की पूरी नॉर्मल इनकम है। असेसी हमारा रेसिडेंट था 42 इयर्स का, 2.5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगा। नॉर्मल तरीके से टैक्स निकल आएगा, ठीक है। नॉर्मल तरीके से 25,09,150 पे ओल्ड रिजीम में टैक्स निकाल रहा हूं। जो पहले 10 लाख है उस पे 1,12,500 रुपए आ जाएगा, और जो बचे हुए 15,09,150 है उस पे 30% के हिसाब से आ जाएगा। दोनों का सम कर लेंगे, ये आ जाएगा। इस पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड हो जाएगा, आपके पास 587,850 आ जाएगा। अब अगर आप 587,850 निकालते हो तो आपको देखो ऑप्शन में क्या 587,850 दिख रहा है? आपको ऑप्शन में 587,850 नहीं दिख रहा है, आपको 587,860 दिख रहा है। बच्चा जोश जोश में आके इसको टिक कर सकता है, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर आपके पास AMT के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। AMT क्या होता है? आप लोगों को पता है AMT क्या होता है? AMT सर आपने इसका रिवीजन वीडियो नहीं दिया अभी तक, दे दूंगा बेटा, दे दूंगा। AMT का रिवीजन वीडियो मैं आपको दे दूंगा। AMT में क्या होता है सर? AMT इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। सरकार कहती है आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी,
वो होगी जो भी आपका टैक्स निकलेगा एज पर नॉर्मल प्रोविजन, जो भी आपका टैक्स निकलेगा एज पर नॉर्मल प्रोविजन वो होगा, या फिर आपका जो एएमटी निकलेगा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो आपका एएमटी निकलेगा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इनमें से जो भी हायर है वो आपको हमको पे करना पड़ेगा। सर ये एएमटी कैसे निकलता है? एएमटी आपका निकलता है 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। सर एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलती है? बेटा एडजस्टेड टोटल इनकम निकलती है जो भी आपकी टोटल इनकम आ रही है एज पर नॉर्मल प्रोविजंस, जो भी आपकी टोटल इनकम आ रही है एज पर नॉर्मल प्रोविजंस, इनमें हम ऐड कर देते हैं जो डिडक्शन आपको मिली है अंडर सेक्शन 10AA के अंदर, इसमें हम ऐड कर देते हैं जो डिडक्शंस आपको मिली है अंडर सेक्शन 35AD के अंदर, इसमें हम ऐड कर देते हैं जो डिडक्शन आपको मिली है अंडर सेक्शन 80JJAA के अंदर, 80QQB के अंदर और 80RRB के अंदर। इन डिडक्शंस को रिवर्स कर देते हैं। कौन कौन सी वाली? 10AA की डिडक्शन को, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, 80JJAA की डिडक्शन, 80QQB रॉयल्टी ऑन द बुक्स, 80RRB रॉयल्टी ऑन द पेटेंट्स, इनको हम रिवर्स कर देते हैं। फिर हम माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि हमने इनकर किया है फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस, जो स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है, जिसका डिडक्शन 35AD में क्लेम करते हैं, उसको रिवर्स कर देंगे और उसका जो डेप्रीसिएशन है वो अलाउ कर देंगे, उसका जो डेप्रीसिएशन है वो अलाउ कर देंगे। इतना कार्यक्रम करने के बाद जो निकल कर आता है वो होता है एडजस्टेड टोटल इनकम, और एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर 18.5% लगाया जाता है। अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज भी लगता है नॉर्मल तरीके से। 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% का सरचार्ज, 1 करोड़ से आपका 2 करोड़ तक 15% का सरचार्ज एंड सो ऑन। सरचार्ज भी यहां पर एप्लीकेबल किया जाता है और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है। तो हमारे वाले केस में अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास 80JJAA की डिडक्शन अवेलेबल है। हमारे पास इस क्वेश्चन में 80JJAA की डिडक्शन अवेलेबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के लिए एडजस्टेड टोटल इनकम निकाली जाएगी। जो भी आपकी इनकम आ रही है एज पर नॉर्मल प्रोविजन जो हमने अभी निकाली थी, उसमें हमने डिडक्शन 80JJAA वाली रिवर्स कर दी। बाकी डिडक्शन हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, बाकी डिडक्शन अवेलेबल ही नहीं है। 10AA अवेलेबल नहीं है, 35AD अवेलेबल ही नहीं है, 80QQB अवेलेबल ही नहीं है, RRB अवेलेबल ही नहीं है, 80JJAA ही अवेलेबल थी, तो वो हमने रिवर्स कर दी। रिवर्स करने के बाद हमारे पास जो एडजस्टेड टोटल इनकम आ रही है वो 50,96,650 आ रही है। इसका हमने 18.5% किया, ये आ गया। इसमें हमने 10% का सरचार्ज ऐड किया, 10% का सरचार्ज आएगा 94,288 सरचार्ज ऐड करने के बाद ये फिगर आ गई। तो हमने रिलीफ के लिए चेक किया कि अगर हमने 50 लाख रुपए ही कमाया होता, अगर हमने 50 लाख रुपए ही कमाया होता तो सरचार्ज नहीं लगता। 50 लाख का 18.5% होता 925, 50 लाख का 18.5% होता 925। तो हमारा टैक्स कितने से इंक्रीज कर रहा है? सरकार हमसे सरचार्ज मिला के 1037,168 मिला रही है, बिना सरचार्ज के 1,12,168 आ रहा है, ठीक है, बिना सरचार्ज के 9,25,000 आ रहा है, और सरचार्ज मिला के 1037,168 आ रहा है। तो इंक्रीज इन टैक्स आ रहा है 1,12,168। हमारी 50 लाख के ऊपर इनकम कितनी है? 50 लाख के ऊपर हमारी इनकम है 96,650। तो इंक्रीज इन इनकम हमारी कम है, इंक्रीज इन टैक्स ज्यादा है, तो सरकार ने हमको 15,518 की रिलीफ दे दी। रिलीफ हमने यहां पर माइनस कर दी।
रिलीफ माइनस करने के बाद ये फिगर आ गई, इसमें सेस को ऐड कर दिया, एएमटी आपके पास इतना निकल कर आ रहा है। तो अब एएमटी आपके पास 1062 520 आ रहा है और नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से 587 850 आ रहा है। दोनों में जो भी हायर है वो पे करना पड़ेगा। तो एएमटी आपका हायर है, आप क्या पे करके चलोगे, एएमटी पे करके चलोगे, यानी आपका जो राइट आंसर निकल कर आएगा दैट विल बी सी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन 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 अगर आप थोड़ा सा फोकस होके करोगे तो कर लोगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, राइट। यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, नॉर्मल टैक्स या फिर एएमटी, दोनों में जो भी हायर है वो आपको पे करके चलना है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कंप्यूट करनी है टैक्स लायबिलिटी एज पर न्यू स्कीम, एज्यूम दैट फिगर ऑफ पीजीबीपी रिमेन्स द सेम अंडर सेक्शन 115 BAC। अब जब आप न्यू रिजीम में जाओगे तो सैलरी के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। न्यू रिजीम के अंदर आपको सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो ग्रॉस सैलरी है वही आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी बन जाएगी। न्यू रिजीम के अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट होता है वो भी अलाउ नहीं होता, तो ये आपको अलाउ नहीं होगा। पीजीबीपी की इनकम सेम आ जाएगी, तो ये वाली इनकम और ये वाली इनकम मिलाकर आपके पास 54 46 650 आ रहा है। 54 46 650 आ रहा है। सर हमको यहां पर न्यू रिजीम में 80JJA का डिडक्शन मिलेगा। ये जो मैं डिडक्शन क्लेम कर रहा हूं ये 80JJA का डिडक्शन क्लेम कर रहा हूं। न्यू रिजीम के अंदर दो डिडक्शन मिलती हैं, एक मिलती है 80JJA की और एक मिलती है आपको 80CCD2 की। ठीक है, तो यहां पर हमने 80JJA का डिडक्शन क्लेम कर लिया। डिडक्शन क्लेम करने के बाद हमारे पास टोटल इनकम इतनी आ गई। अब इस पे अगर आप टैक्स निकालोगे तो 2.5 लाख के स्लैब के हिसाब से टैक्स निकलेगा, 2.5 लाख के हिसाब से टैक्स निकलेगा। पहले 15 लाख पे आपका टैक्स इतना बनेगा और बाकी इनकम पे 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा। क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख के अंदर है तो यहां पर सरचार्ज की नौबत नहीं आएगी। जो भी टैक्स आएगा उस पे सेस ऐड कर देंगे। 619,060 आपकी लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी। 619,060 आपकी लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी, यानी कि डी जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो केस बेस्ड पे थोड़ा सा फोकस होके करना। एंड मैं आपको एडवाइस दूंगा कि कभी भी केस बेस्ड क्वेश्चन पहले मत करना, इसको हमेशा बाद में करना। ठीक है, इसको हमेशा बाद में रखना। ये बहुत ही भारी भरकम के 8-10 नंबर होते हैं। ये जो 10 नंबर हैं आपके, ये बहुत भारी पड़ जाएंगे आपको अगर आपने इसको पहले उठा लिया। हमेशा इस क्वेश्चन को आप लास्ट में टेकअप करेंगे। ठीक है, चलिए एक बारी पूरे क्वेश्चन को खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा अपने हाथ से लगा के, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कश्यप सीईओ है ऑफ शाई लिमिटेड। इन्होंने BMW गाड़ी खरीदी है 1,15,00,000 की 23 सितंबर को अपने पर्सनल यूज के लिए, और 28 फरवरी को इन्होंने ये गाड़ी बेच दी है 1 करोड़ रुपए की, और इनकर करा है एक्सपेंडिचर 2,74,000 का कार को ट्रांसफर करने के लिए। कंप्यूट करना है टैक्सेबल कैपिटल गेन और लॉस इफ एनी टू मिस्टर कश्यप फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। बहुत ही आसान क्वेश्चन। सर कार जो होती है वो पर्सनल मूवेबल एसेट है। कार पर्सनल मूवेबल एसेट है और पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं होती, और इसके बिकने पे कोई कैपिटल गेन भी अराइज नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नील। बहुत ही इजी क्वेश्चन। कभी कभार ऐसे लप्पू से क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, राइट। तो आराम से ये क्वेश्चन बहुत इजी था, हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मिस्टर सुनील हैज फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ लॉस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 ऑन 31 जुलाई 22 एंड रिसीव्ड अ रिफंड ऑफ ₹44,500। तो हमने अपनी लॉस की रिटर्न फाइल करी और हमारा TDS वगैरह कट रखा होगा, TCS वगैरह जा रखा होगा, तो उसका हमें रिफंड आ गया 44,500 का। On 15 September 23, he would like to furnish his updated return of income for additional income. अब इनसे कोई इनकम छूट गई थी, उस इनकम को डिस्क्लोज करना चाहते हैं ये अपडेटेड रिटर्न के अंदर। सर अपडेटेड रिटर्न क्यों भर रहा है, बिलेटेड रिटर्न भर देता। बेटा बिलेटेड रिटर्न भरने का समय होता है अप टू 31 दिसंबर ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। आप 31 दिसंबर कब तक भर सकते थे,
आप 31 दिसंबर 22 तक भर सकते थे। आप 31 दिसंबर 22 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते थे। बिलेटेड रिटर्न भरने का समय जा चुका है। अब आप अगर अपना इनकम डिस्क्लोज करना चाहते हो, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करना चाहते हो, तो उसके लिए सरकार ने आपको अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन दिया है। अगर आप अपडेटेड रिटर्न भर देते हो 12 महीने के अंदर अंदर, तो जो भी आपका टैक्स बनता है उसका 25% आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ता है। जो भी आपके ड्यूज बनते हैं उसका 25% आपको और देना पड़ता है। और अगर आपने 12 महीने के बाद और 24 महीने के अंदर अंदर अपडेटेड रिटर्न भरी, तो आपको पेनल्टी के तौर पे 50% तक का एडिशनल टैक्स देना पड़ता है। तो अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। अगर आपकी बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की डेट जा चुकी है तो 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल हो सकता है। अगर 12 महीने तक आप फाइल कर देते हो तो जो भी टैक्स ड्यूज है उसका 25% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है। और अगर 12 महीने के बाद और 24 महीने के अंदर अगर आप अपडेटेड रिटर्न भरते हो तो जो भी आपके टैक्स ड्यूज रहते हैं उसका 50% तक आपको एडिशनल टैक्स पे करके चलना पड़ता है। तो अब हुआ क्या है, ये अपना अपडेटेड रिटर्न भरना चाहते हैं और अपनी इनकम डिस्क्लोज करना चाहते हैं, और इनका अब जो टैक्स निकल रहा है वो 57,000 रुपीज निकल रहा है। भाई साहब सुनील साहब ने पहले 44,500 का रिफंड ले लिया। अब ये सरकार को कह रहे हैं कि मेरा 50,000 रुपीज का टैक्स निकलता है, प्लस क्योंकि आप लेट पेमेंट कर रहे हो टैक्सेस की, तो सरकार आपसे 6700 रुपीज का इंटरेस्ट भी चार्ज कर रही है। आपको कंप्यूट करके बताना है एडिशनल इनकम टैक्स आपको कितना देना पड़ेगा। तो अब समझो मेरी बात को, आपने 44,500 का जो रिफंड ले रखा है आपको सरकार को वो वापस करना पड़ेगा, प्लस अपडेटेड रिटर्न के हिसाब से आप 57,000 रुपीज का टैक्स पेबल बता रहे हो, ये आपको देना पड़ेगा, प्लस आपका 6700 रुपीज का इंटरेस्ट निकल रहा है। तो 44,500 जो रिफंड लिए हैं वो वापस करने हैं, 57,000 का जो टैक्स निकल रहा है वो गवर्नमेंट को देना है, प्लस 6700 का इंटरेस्ट देना है। यानी कि आपके जो ड्यूज निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं 1,08,200। 1,08,200 रुपए आपके ड्यू निकल रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो, 12 महीने के अंदर अंदर अपडेटेड रिटर्न भर रहे हो। आप अपडेटेड रिटर्न 12 महीने के अंदर अंदर भर रहे हो। सर ये 12 महीने कहां से काउंट करने हैं? आपको ये 12 मंथ काउंट करने होते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो आपका असेसमेंट ईयर एंड हुआ है 22-23 में, और 22-23 से अगर मैं काउंट करूं तो आप मुश्किल से मुश्किल 6 महीने के अंदर अंदर क्या कर रहे हो, अपडेटेड रिटर्न भर रहे हो। 22-23 को आपका असेसमेंट ईयर एंड हुआ है, वहां से 6 महीने के अंदर अंदर आप अपडेटेड रिटर्न भर रहे हो, यानी कि आपको इस पे 25% का एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। एक साल के अंदर अगर पे करते हो तो 25% का एडिशनल टैक्स लगता है, यानी कि 27,050 रुपीज का, 27,050 रुपए का आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, एडिशनल टैक्स निकल कर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपने मेरे साथ एमसीक्यू सेशंस करे थे तो जब टीडीएस का एमसीक्यू सेशन हमने किया था तो वहां पर हमने ये वाला क्वेश्चन टेकअप किया था। XYZ लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मोबाइल फोन्स, ये मोबाइल फोन्स बनाते हैं, विद द ब्रांड नेम जस्ट से नाम से। देयर आर 5 डीलर्स इन दिल्ली एंड मुंबई टू सेल जस्ट से बेचने वाले हमारे पास 5 डीलर हैं। जस्ट से बेचने वाले हमारे पास 5 डीलर हैं, ठीक है। ए लिमिटेड जो कि दिल्ली के डीलर हैं, इनको 2 मोबाइल फोन्स मिले। एक्स लिमिटेड जो कि मुंबई के डीलर हैं, इनको 1 मोबाइल फोन मिला। XYZ लिमिटेड से जनवरी 2023 में सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन मोबाइल्स की 15,000 रुपए है, जबकि इनकी MRP 25,000 रुपए की है। कस्टमर से जो हम प्राइस चार्ज करते हैं वो आफ्टर प्रोवाइडिंग 22% डिस्काउंट होता है। आपको बताना है क्या XYZ लिमिटेड को कोई डिडक्ट करना है टैक्स एट सोर्स बिफोर गिविंग द मोबाइल फोन्स टू A लिमिटेड एंड X लिमिटेड, एंड इफ यस देन हाउ मच। तो हमारे पास एक सेक्शन निकल कर आया है 194R। हमारे पास एक सेक्शन निकल कर आया है 194R, और वो कहता है कि अगर आप इंसेंटिव दे रहे हो, आप परक्यूजिट दे रहे हो किसी को, तो आपको परक्यूजिट वैल्यू का 10% TDS काटना होता है। परक्यूजिट कैश में भी हो सकता है और परक्यूजिट काइंड में भी हो सकता है। अगर परक्यूजिट काइंड में है
तो जो उसका मार्केट प्राइस है, मतलब जो उसका आर्म लेंथ प्राइस है, हम उसको कंसीडर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस। तो हमारे पास दो मोबाइल फोन्स ए लिमिटेड को दिए गए हैं जिनकी एमआरपी 25,000 रुपए की है और 22% का उस पर डिस्काउंट मिलता है। यानी कि अगर आप आर्म लेंथ प्राइस निकालो, आर्म लेंथ प्राइस वो प्राइस जिस प्राइस पे हम ये कस्टमर को बेचते हैं, तो 25,000 की एमआरपी पे हम कस्टमर को 22% का डिस्काउंट देते हैं। यानी कि जो परक्यूजिट वैल्यू है वो बनेगी 19,500। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। परक्यूजिट निकालने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से मतलब नहीं है, परक्यूजिट निकालने के लिए ये मोबाइल हम कस्टमर को कितने का बेचते हैं उससे मतलब है। तो एक मोबाइल फोन 19,500 का जाता है। ए लिमिटेड को हमने दो मोबाइल फोन दिए हैं, यानी कि टोटल 39,000 का बेनिफिट हमने ए को दिया है। तो इस 39,000 पे 10% का टीडीएस कटेगा। एक्स लिमिटेड को हमने एक ही मोबाइल दिया है, 19,500 रुपए का परक्यूजिट हमने एक्स लिमिटेड को दिया है। अगर आपने 194R ढंग से पढ़ा हुआ है तो वहां पर लिखा हुआ है कि अगर 20,000 रुपए तक का पर्क देते हो एक साल में अगर आप 20,000 रुपए तक का पर्क देते हो तो वहां पर कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। तो एक्स लिमिटेड को एक फोन मिला है 19,500 का, वहां पे कोई टीडीएस नहीं लगेगा। ए लिमिटेड को दो मोबाइल फोन्स दिए हैं, एक मोबाइल फोन 19,500 का है, टोटल 39,000 हो गया। 39,000 का 10% का टीडीएस कटेगा, यानी कि 3,900 रुपीज का टीडीएस जो है वो यहां पे डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, ग्रेट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? मिस आशा एक इंडियन सिटीजन है। मिस आशा एक इंडियन सिटीजन है, अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मैडम लॉयर है बाय प्रोफेशन, ठीक है, वकील साहिबा है। इन्होंने स्टार्ट करी है अपनी कंसल्टेंसी इन इंडिया इन 2019 विद द नेम ऑफ न्यू वे एसोसिएट। इन मई 2021 इनकी विवाह हो गई राम बाबू के साथ, जो कि अमेरिकन सिटीजन थे। राम भैया इंडिया आए हैं, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 May 20, और उन्होंने इंडिया में एक एमएनसी ज्वाइन कर ली है। बाद में इनको प्रमोशन मिल गया और इनको दुबई में भेज दिया गया। इनको दुबई भेजा गया 1 अक्टूबर 21 को। मिसेस आशा अकंपनी टू दुबई, मिसेस आशा भी उनके साथ दुबई गई और वहां पर उन्होंने कंसल्टेंसी का धंधा स्टार्ट कर लिया। आशा मैडम ने वहां पर दुबई में कंसल्टेंसी का धंधा चालू कर लिया। Both of them came to India for 3 months from June to August to spend time with Asha's family. Following income have been earned by Mr. Ram and Mrs. Asha during the previous year 22-23। तो राम की इनकम दी हुई है, आशा की इनकम दी हुई है। हमसे रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा जा रहा है राम का और आशा का, और हमें बताना है कि सर उनकी टोटल इनकम कितनी है, और हमें कह रहा है कि 115B AC के प्रोविजंस को आपको इग्नोर करना है। तो इसको जरा ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राम की इनकम और रेसिडेंशियल स्टेटस अलग से निकालते हैं, आशा का अलग से निकालते हैं। तो पहले अगर मैं राम की बात करूं तो राम भाई हमारे कौन है? सिटीजन ऑफ अमेरिका हैं, ठीक है, ये अमेरिकन सिटीजन है। अब अगर कोई अमेरिकन सिटीजन इंडिया आएगा तो हम उससे दोनों बेसिक कंडीशन पूछेंगे। पहली बेसिक कंडीशन, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में मोर देन और इक्वल टू 182 डेज। दूसरी बेसिक कंडीशन, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में मोर देन और इक्वल टू 60 डेज प्लस लास्ट 4 ईयर में मोर देन और इक्वल टू 365 डेज। अब हमारे राम बाबू करंट प्रीवियस ईयर में 3 महीने के लिए इंडिया आए हैं, मतलब वो 182 वाली कंडीशन पूरी नहीं करेंगे। अगर वो 3 महीने के लिए इंडिया आए हैं तो वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और सर 22-23 से पहले के 4 साल, 22-23 से पहले के 4 साल मतलब कि 21-22, 20-21, 19-20, 18-19। अब 21-22 में ये दुबई चले गए थे, 1 अक्टूबर को ये दुबई चले गए थे।
इसका मतलब ये हुआ कि सर 21-22 में ये 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक इंडिया में थे। तो अप्रैल के 30 दिन, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30 और अक्टूबर का 1 दिन। 21-22 में ये 184 डेज इंडिया में थे। 20-21 में ये पहली बार इंडिया आए थे 1 मई 2020 को जॉब करने के लिए। तो 20-21 में ये अप्रैल के 30 दिन इंडिया में नहीं थे, यानी कि ये 335 दिन इंडिया में थे। और उससे पहले ये कभी इंडिया में ही नहीं आए थे। तो अगर आप इसका टोटल करोगे तो 184 प्लस 335, ये इंडिया में 519 दिन के लिए अवेलेबल हैं। तो ये सेकंड पार्ट भी पूरा कर देंगे। ये रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में नहीं है, लेकिन बेसिक कंडीशन की जो सेकंड कंडीशन का फर्स्ट पार्ट है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज, वो कंडीशन पूरी हो जाएगी। पिछले 4 साल में 365 डेज, ये कंडीशन पूरी हो जाएगी, यानी कि राम भाई रेसिडेंट तो बन जाएंगे। अच्छा सर, क्या ये एडिशनल कंडीशन पूरी कर पाएंगे? पिछले 7 सालों में क्या ये मोर देन और इक्वल टू 730 डेज इंडिया में होंगे? नहीं। अब ये एडिशनल कंडीशन की पहली ही कंडीशन पूरी नहीं कर रहे, दूसरी पूछ के कोई फायदा नहीं है। मतलब कि राम का जो रेसिडेंशियल स्टेटस होगा वो कैसा होगा? RNOR। और RNOR के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? RNOR के हाथ में इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। और 2 तरीके की फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती है, एक फॉरेन बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में हो, एक फॉरेन की प्रोफेशनल इनकम जिसका सेटअप इंडिया में हो। तो आइए राम की इनकम चेक कर लेते हैं। सैलरी फ्रॉम कंपनी इन दुबई नॉट लायबल टू टैक्स इन दुबई। तो सर दुबई की सैलरी दुबई में ड्यू हुई, दुबई में ही रिसीव हुई, तो ये फॉरेन इनकम है, ये राम के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, ये इंडियन इनकम है, ये टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली कंप्यूटेड, ये इंडियन इनकम है, ये टैक्सेबल होगी। डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स इन इंडियन कंपनी, ये इंडियन इनकम है, ये टैक्सेबल होगी। यानी कि राम की जो इनकम निकल कर आएगी वो आएगी 250 प्लस 460 प्लस 65। राम की इनकम निकल कर आएगी 7,75,000। राम की इनकम निकल कर आएगी 7,75,000 रुपीज की। ठीक है जी, 7,75,000 रुपए की इनकम निकल कर आएगी। राम क्या रहेंगे? राम रहेंगे RNOR। राम क्या रहेंगे? RNOR। अब अगर आशा की बात करूं तो आशा एक इंडियन सिटीजन है, मतलब स्पेशल कैटेगरी की बंदी है, स्पेशल कैटेगरी की बंदी है। अब अगर इंडियन सिटीजन इंडिया आता है तो उसे रेसिडेंट बनने के लिए रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में या तो कम से कम 182 डेज होना चाहिए, और अगर 182 डेज नहीं है तो उसे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 120 दिन तो होना चाहिए। भाई या तो आप रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज हो, या फिर आप रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 120 दिन हो, स्पेशल कैटेगरी वाली प्रोविजन लगेगी। तो सर ये तो केवल 3 महीने के लिए इंडिया आई है, ये तो केवल 3 महीने के लिए इंडिया आई है, तो सर ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगी। सर अगर हम ये देखें कि आशा जो है वो इंडियन सिटीजन है, तो इंडियन सिटीजन पे डीम्ड रेसिडेंट वाला भी तो कॉन्सेप्ट लगता है, उसको चेक कर लो। डीम्ड रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट भी तो लगता है, उसको चेक कर लो। चेक कर लेते हैं। आशा मैडम ने दुबई में कंसल्टेंसी का प्रोफेशन है, वहां से पैसा कमाया, और दुबई में कोई टैक्स नहीं लगता, दुबई में कोई टैक्स नहीं लगता। फॉरेन प्रोफेशनल इनकम, जहां पे प्रोफेशन सेटअप इंडिया में है, इसे इंक्लूड करा जाता है। प्रॉफिट फ्रॉम द कंसल्टेंसी प्रोफेशन इन इंडिया 3 लाख रुपए, इसे इंक्लूड करा जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ब्रिटिश कंपनी क्रेडिटेड टू हर बैंक अकाउंट, ये पूरी तरीके से फॉरेन इनकम है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी के केस में शॉर्ट टर्म लॉस है। डीम्ड रेसिडेंट का प्रोविजन याद करो, डीम्ड रेसिडेंट का प्रोविजन याद करो। कहता है कि अगर इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है, इंडिविजुअल की इंडियन इनकम प्लस फॉरेन बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में है, प्लस फॉरेन प्रोफेशनल इनकम जिसका सेटअप इंडिया में है, ये एक्सीड करनी चाहिए 15 लाख को, प्लस
नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी कंट्री, नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी कंट्री। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो असेसी डीम्ड रेसिडेंट बन जाता है, RNOR। उसका नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया मैटर नहीं करता। तो आशा इंडियन सिटीजन है, आशा इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी कंट्री, लेकिन आशा की इंडियन इनकम, फॉरेन बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में हो, फॉरेन की प्रोफेशनल इनकम जिसका सेटअप इंडिया में हो, वो 15 लाख को एक्सीड नहीं कर रही, ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही। तो इसका मतलब हम आशा को क्या डिक्लेयर कर देंगे, इसका मतलब हम आशा को क्या डिक्लेयर कर देंगे, आशा मैडम नॉन रेसिडेंट है। और अगर कोई असेसी नॉन रेसिडेंट है तो उसको केवल इंडियन इनकम पे ही टैक्स देना है। अगर कोई व्यक्ति नॉन रेसिडेंट है तो उसे इंडियन इनकम पे ही टैक्स देना है। ये 12 लाख रुपए फॉरेन इनकम है, ये टैक्सेबल नहीं होगी। ये 3 लाख रुपए इंडियन इनकम है, ये टैक्सेबल होगी। ये ब्रिटिश कंपनी का डिविडेंड है, सेल है जो दुबई बैंक में आया है, ये फॉरेन इनकम है, ये टैक्सेबल नहीं होगी। 42,000 रुपीज का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होता है या फिर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होता है। तो ना तो आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ये 42,000 का लॉस क्या कर दिया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो अगर मैं राम की बात करूं तो राम RNOR बनेंगे, 775 इनकम आएगी। आशा NR बनेंगी और इनकी 3 लाख रुपए की इनकम आएगी। चेक करें क्या आंसर, चेक करें क्या आंसर। देखो आपके राम जो है वो RNOR बनेंगे और 775 इनकम आएगी। आशा नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया, क्योंकि ना तो वो 182 डेज के लिए इंडिया है ना ही वो 120 डेज के लिए इंडिया है। आशा जो है वो डीम्ड रेसिडेंट भी नहीं बन पाएगी, ठीक है। आशा डीम्ड रेसिडेंट भी नहीं बन पाएगी क्योंकि उसकी इंडियन इनकम जो है वो 15 लाख को एक्सीड नहीं करती, उसकी इंडियन इनकम 15 लाख को एक्सीड नहीं करती। तो डीम्ड रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट भी यहां पर नहीं लगेगा, डीम्ड रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट भी यहां पर नहीं लगेगा, ठीक है। सिंस द टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेस ऑफ आशा डज नॉट एक्सीड 15 लाख, शी वुड नॉट बी अ डीम्ड रेसिडेंट। वो डीम्ड रेसिडेंट नहीं है। आशा क्या बनेगी, नॉन रेसिडेंट बनेगी। और नॉन रेसिडेंट के हाथ में केवल इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है 3 लाख रुपए की। जो 42,000 का लॉस है उस लॉस को क्या कर लिया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होता है या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होता है, और दोनों ही आपके पास नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एग्जामिन विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। आकाश, इसकी एज 17 ईयर्स की है, इसको रिसीव हुआ है 3,50,000 एज अ एजुकेशनल स्कॉलरशिप। इसे स्कॉलरशिप मिली है 3,50,000 रुपए की फ्रॉम मेसर्स ABC लिमिटेड, अ पार्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम। ABC लिमिटेड गेव द अबव स्कॉलरशिप for his exceptional performance in the higher secondary examination and to meet the cost of further studies. The scholarship so received by Akash is taxable in his hands under the head other sources. सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो स्कॉलरशिप कभी भी टैक्सेबल नहीं होती। स्कॉलरशिप हमेशा क्या रहती है, स्कॉलरशिप हमेशा एग्जेम्प्ट रहती है। हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन 1016 के अंदर आपके पास जो स्कॉलरशिप होती है वो हमेशा क्या रहती है, एग्जेम्प्ट। दूसरा, आप इसे गिफ्ट भी मान सकते हो और ये गिफ्ट भी एग्जेम्प्ट ही गिफ्ट होता है, ये गिफ्ट भी एग्जेम्प्ट ही गिफ्ट होता है। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है, XYZ कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, engaged है in the business of operating the goods vehicles, compute its income on the presumptive basis under section 44AE। तो एक पार्टनरशिप फर्म 44AE में अपनी इनकम निकाल रही है। Since the income is computed under 44AE, no further deduction of any kind is allowable from the income so computed। तो सर 1,000 रुपए पर टन पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ निकलती है हैवी व्हीकल्स की, 7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ निकलती है अदर व्हीकल्स की। इसमें से आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो खर्चा है और जो रिमनरेशन का खर्चा है जो पार्टनर को देते हो,
जो आपको सेक्शन 40B में अलाउ होता है वो आप क्लेम कर सकते हो। 44AD की जो इनकम होती है वो फाइनल होती है, 44ADA की जो इनकम होती है वो फाइनल होती है, लेकिन 44A में पार्टनरशिप फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रिम्यूनरेशन टू पार्टनर, ये खर्चा जो 40B में मिलता है ये खर्चा प्रिजम्पटिव इनकम से क्लेम कर सकती है। मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो फर्म सैलरी देती है, इंटरेस्ट देती है पार्टनर को, वो डिडक्टिबल है सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 40B। इसके बाद तीसरा निकल कर आता है कैश क्रेडिट आपके पास आया है 150 का, वह ट्रेस्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिस्टर योगेश फॉर विच नो एक्सप्लेनेशन फॉर इट्स सोर्स वॉज प्रोवाइडेड। तो आपके पास बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए आए हैं, ये पैसा कहां से आया, क्यों आया, इसके लिए आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो इस पे आपको 60% से टैक्स लगता है, प्लस आपका 25% का सरचार्ज लगता है, प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, इफेक्टिवली 78% का टैक्स आपके ऊपर लगता है। ये कह रहे हैं कि सच इनकम इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%, 30% से टैक्स लगेगा। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, 78% से टैक्स लगेगा। श्याम एक सैलरीड इंडिविजुअल है, इन्होंने परचेज किया है पेंटिंग एंड स्कल्पचर फ्रॉम हिज फ्रेंड कमल एंड आशीष फॉर 45 एंड 35। Their fair market value of painting and sculpture on the date of purchase is 80 and 60। तो मतलब 80 की चीज 45 में मिल गई, मतलब 35,000 का गिफ्ट मिल गया। 60 की चीज 35 में मिल गई, मतलब 25,000 का गिफ्ट मिल गया। तो आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी मिली, आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी मिली, और जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का एग्रीगेट है वो 50,000 से ज्यादा है। आपने कमल से जो स्कल्पचर खरीदा है उसकी कीमत 80,000 है और आपको 45 में मिला, मतलब कि कमल ने आपको 35,000 का गिफ्ट दिया। आशीष से आपको 35,000 में स्कल्पचर मिला जिसकी कीमत 60,000 की थी, यानी कि 25,000 रुपए का गिफ्ट मिला। एग्रीगेट में आपको 60,000 रुपए का गिफ्ट मिला। अब ये टैक्सेबल होगा। सिंस द डिफरेंस बिटवीन द FMV एंड द कंसिडरेशन ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर डज नॉट एक्सीड 50,000 इंडिविजुअली, 50,000 इंडिविजुअली एक्सीड नहीं कर रहा, तो कह रहा है नथिंग विल बी टैक्सेबल। तो बेटा हम इंडिविजुअली चेक ही नहीं करते, हम एग्रीगेट में चेक करते हैं, और एग्रीगेट में वो 50,000 को एक्सीड कर रहा है तो ये टैक्सेबल होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हम एग्रीगेट FMV चेक करते हैं और एग्रीगेट में ये 60,000 रुपए बन रहा है, तो 60,000 रुपए आपके अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होंगे। द गिवन स्टेटमेंट इज 100% फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि AB लिमिटेड LLP है, कंसिस्ट ऑफ 2 वर्किंग पार्टनर्स। इसमें 2 पार्टनर्स हैं, आनंद और भीम, जिनका 60% और 40% शेयर है। पार्टनरशिप डीड कहती है कि इनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 15% का ऑन देयर कैपिटल 15 लाख ईच, एंड रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए 50,000 एंड 40,000 टू आनंद एंड भीम। द फर्म इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। इनका नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 25,86,000 बिफोर कंसीडरिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रिम्यूनरेशन टू द पार्टनर एज वेल एज द फॉलोइंग आइटम। कह रहा है कि सर हमने ये जो प्रॉफिट निकाला है, इस प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया है, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर माइनस नहीं करा है, और जो नीचे लिखे हुए आइटम है इनको भी माइनस नहीं करा है। करंट ईयर का साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा है, अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है साइंटिफिक रिसर्च का 19-20 का, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 14-15 का, अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन है 11-12 का, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर है साइंटिफिक रिसर्च का। You are required to compute the total income of AB Light LLP after considering the above item. Also determine the amount of remuneration taxable in the hands of Anand and Bhim. ठीक है सर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को।
ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने की उम्मीद नहीं है। रीजन बीइंग, यहां पे फर्म की टोटल इनकम पूछ रहा है और फर्म की टोटल इनकम हमारे सिलेबस में ही नहीं है। फर्म की टोटल इनकम हमारे सिलेबस में ही नहीं है। हमारे सिलेबस में इंडिविजुअल का असेसमेंट है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा टोटल इनकम का, वो क्वेश्चन केवल और केवल इंडिविजुअल का होगा। लेकिन आरटीपी में इन्होंने एलएलपी का भी दे दिया है। ऐसा कॉन्सेप्ट हमने क्लास में करा हुआ है, ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखा है। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें बेसिकली आपको सबसे पहले बुक प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले आपको बुक प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि आपको रिम्यूनरेशन पता लगानी है कि मैक्सिमम रिम्यूनरेशन आप कितनी दोगे। आपको बुक प्रॉफिट पता लगाना है। बुक प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? जो भी आपका प्रॉफिट है एज पर पीजीबीपी, जो भी आपका प्रॉफिट है एज पर पीजीबीपी बिफोर रिम्यूनरेशन, बिफोर रिम्यूनरेशन आपको वो निकालना है। और ये प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास जो ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का खर्चा है, साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा है, फैमिली प्लानिंग का खर्चा है, ये खर्चा आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है तो वो आप क्लेम नहीं कर सकते। बुक प्रॉफिट निकालने के लिए, बुक प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी प्रॉफिट एज पर पीजीबीपी है आपको वो निकालना है। और इस प्रॉफिट एज पर पीजीबीपी में से अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो ब्रॉट फॉरवर्ड होकर आया है, अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च जो ब्रॉट फॉरवर्ड होकर आया है, अनएब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग जो फॉरवर्ड होकर आया है, वो आप माइनस कर लोगे। लेकिन आप ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस जो है वो माइनस नहीं करोगे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो प्रॉफिट दिया है 25,86,000 का, इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम कितनी मिलती है? 12%। फर्म कह रही है कि 15% होनी चाहिए, 15% अलाउ नहीं करेंगे। कितनी अलाउ करेंगे? 12%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा लोगे। करंट ईयर का जो आपका खर्चा है साइंटिफिक रिसर्च का, करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है, ये आप पहले क्लेम करोगे। करंट ईयर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च का, करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च का, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ये आप पहले क्लेम करोगे। इसके बाद जो आपके पास ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, इनको आप क्लेम करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप करंट ईयर का खर्चा क्लेम करोगे, फिर ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च का, डेप्रिसिएशन का क्लेम करोगे। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस क्लेम नहीं करोगे बीपी निकालने के लिए। देखिए बीपी कैसे निकाला गया है। जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, इस नेट प्रॉफिट में से 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लेम कर लिया। इसके बाद जो करंट ईयर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था साइंटिफिक रिसर्च का, वो क्लेम कर लिया। करंट ईयर का डेप और करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो साइंटिफिक रिसर्च का है, वो क्लेम कर लिया। तो पहले करंट ईयर के खर्चे क्लेम कर लिए, फिर आपके पास जो डेप्रिसिएशन अनएब्जॉर्ब्ड कैरी फॉरवर्ड होकर आया था वो क्लेम कर लिया, फिर जो अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ब्रॉट फॉरवर्ड होकर आया था वो क्लेम कर लिया। तो 1986 आपके पास आ गया था, 952 आपने क्लेम कर लिया, आपके पास बुक प्रॉफिट आ गया 1034। अब आपको पता है पहला जो 3 लाख है उस पे आप 90% क्लेम कर सकते हो, जो बैलेंस है उस पे आप 60% क्लेम कर सकते हो। तो मैक्सिमम आप जो रिम्यूनरेशन क्लेम कर सकते हो वो 7,10,400 की कर सकते हो। आप कितने का रिम्यूनरेशन दे रहे हो? आप कितने का रिम्यूनरेशन दे रहे हो? 50,000 और 40,000। आप 90,000 का रिम्यूनरेशन दे रहे हो। 90,000 इंटू 12, आपकी फिगर आ रही है 10,80,000। आपकी फिगर आ रही है 10,80,000। एक पार्टनर को 50 दे रहे हो, एक पार्टनर को 40 दे रहे हो, आपकी फिगर आ रही है 10,80। तो आपको 10,80 का खर्चा नहीं मिलेगा, आपको 7,10,400 मिलेगा, क्योंकि 40B के अंदर जो मैक्सिमम रिम्यूनरेशन है वो 7,10,400 आ रहा है। 7,10,400 आपने क्लेम कर लिया, आपके पास बिजनेस इनकम निकल कर आ गई 323,600। अब इसमें से ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस जो हैं वो क्लेम कर लो, इसमें से ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस जो हैं वो आप क्लेम कर लो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस 14-15 का है, एक ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस 14-15 का है। ये लॉस एक्सपायर हो चुका है। मैक्सिमम आप 8 साल तक ही लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो।
मैक्सिमम आप 8 साल तक ही लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और इसके 8 साल की स्थिति निकल चुकी है, तो आपको केवल ये वाला लॉस अलाउ होगा 49,000 का। 49,000 का आपने लॉस यहां पे क्लेम कर लिया, 274,600 आपके पास प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा एलएलपी का। सिंपल है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले बुक प्रॉफिट निकालना था, बुक प्रॉफिट निकालना इसके अंदर इंपॉर्टेंट था। अगर आप क्लास नोट्स उठाओगे तो क्लास नोट्स के अंदर सेक्शन 40B में मैंने आपको बुक प्रॉफिट निकालना सिखाया है, एक बारी उसको रेफर करना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। डिटरमाइन करना है आपको कैपिटल गेन और लॉस और टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है इन द फॉलोइंग सिनेरियो। फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 एज्यूमिंग द असेसी डज नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, मतलब इसके अलावा और कोई इनकम असेसी के पास नहीं है। On 12th December 22, 1200 shares of X Limited, a listed company, sold by विशाल a non-resident. Non-resident ने 1200 शेयर्स बेचे हैं, कितने रुपए पे? 1550 रुपए पे। इसने STT पे करा था एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ शेयर। इसने शेयर्स को एक्वायर करा था 25 मई 17 को 425 रुपए पे और खरीदते वक्त भी STT दे दिया था। मतलब बेचते वक्त भी STT दिया, खरीदते वक्त भी STT दिया, यानी कि सर ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन गया 112A वाला। अब जब 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन गया तो इसकी कॉस्ट क्या बनेगी? सर इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो या तो एक्चुअल कॉस्ट बनेगी, या तो आपका जो FMV है 31 जनवरी 18 का वो बनेगी, या फिर जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। इन दोनों में जो भी लोअर आएगा और फिर इन दोनों में जो भी हायर आएगा हम उसको पकड़ के चलेंगे। एक्चुअल कॉस्ट आपकी 425 दे रखी है, सेल वैल्यू आपकी 1550 दे रखी है। ठीक है जी। इसके अलावा 31 जनवरी 18 के लिए आपको 3 फिगर दे दी क्वेश्चन ने। क्वेश्चन कह रहा है 31 जनवरी 18 को जो हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो 680 था, जो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस था वो 610 था और जो लोवेस्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो 540 था। तो अगर आपको हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, लोवेस्ट ट्रेडिंग प्राइस 31 जनवरी 18 के 3 भाव दिए जाएं, 31 जनवरी 18 के अगर आपको 3 भाव दिए जाएं, हाईएस्ट, एवरेज और लोवेस्ट, तो आप हमेशा हाईएस्ट को कंसीडर करोगे, आप हमेशा हाईएस्ट को कंसीडर करोगे। तो आपके पास FMV गिवन है 680 की, तो 680 और 1550 विच एवर इज लोअर? 680। 680 और 425 विच एवर इज हायर? 680। तो आपकी कॉस्ट बन गई 680। आपने 1550 रुपए में शेयर बेचा है, 680 रुपए उसकी कॉस्ट है और 1200 शेयर्स आपने बेचे हैं, मतलब 1550 माइनस 680 इंटू 1200, आपके पास 10,44,000 की इनकम निकलकर आ जाएगी। इसके अलावा आपके पास और कोई इनकम नहीं है, असेसी नॉन रेसिडेंट है, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इससे एडजस्ट नहीं होगी, इस पे आपका 10% का टैक्स निकलेगा 1 लाख रुपए की इनकम के ऊपर। 1 लाख रुपए की इनकम के ऊपर आपका 10% का टैक्स निकलेगा। ये देखिए, ये देखिए, आपके पास 10,44,000 आ रहा है, इसमें से 1 लाख रुपए माफ हो जाएंगे, 944 पे 10% का टैक्स निकलेगा। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलता। जो 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो रेसिडेंट के केस में माइनस होती है, नॉन रेसिडेंट के केस में माइनस नहीं होती। तो 944 पे 10% का टैक्स लग गया, इस पे 4% का सेस लग गया, ये टैक्स आ गया, इसको राउंड ऑफ कर दिया। इसके बाद अगला आपके पास निकल कर आता है, अगला आपके पास निकल कर आता है मिस्टर कबीर है। मिस्टर कबीर है, एक रेसिडेंट है, इनकी एज 45 ईयर्स की है। ये ओनर है रेसिडेंशियल हाउस के, जो कि इन्होंने खरीदा था 1 अगस्त 2020 को 19 लाख रुपए का। ये घर इन्होंने बेच दिया है 25 सितंबर को। लगभग जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 2 साल और 1 महीने की है, बल्कि 2 साल और 2 महीने की है। इनकी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 2 साल और 2 महीने की है। आपकी हाउस प्रॉपर्टी मतलब लैंड और बिल्डिंग 24 महीने के बाद लॉन्ग टर्म बन जाती है, तो आपको इस 19 लाख को इंडेक्स करना पड़ेगा। और आपने ये 24,50,000 पे बेचा है, खरीदा था 20-21 में, बेचा है 22-23 में।
20-21 का इंडेक्सेशन फैक्टर, 22-23 का इंडेक्सेशन फैक्टर दिया हुआ है। वैल्यू एज पर स्टेम वैल्यूएशन अथॉरिटी 25,50,000 की है। सेल कंसिडरेशन 24,50,000 का है। 24,50,000 का 110% करो, 24,50,000 का 110% करो तो आपके पास 26,95,000 आ रहा है। मतलब सेल्स कंसिडरेशन का 110% स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है। तो जब सेल्स कंसिडरेशन का 110% स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा होता है तो सेल कंसिडरेशन ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनती है। तो 2450 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगी एज पर सेक्शन 50C। इस 19 लाख को इंडेक्स करा लिया जाएगा और रिमेनिंग विल बी द कैपिटल गेन। देखिए आपका जो एक्चुअल कंसिडरेशन है वही एफएमवी, वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा, क्योंकि जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो एक्सीड नहीं कर रही 110% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन को। 19 लाख को ही आपने इंडेक्स करा लिया, 2450 में से इंडेक्स कॉस्ट चली गई, आपके पास गेन आ गया। इस गेन को राउंड ऑफ कर लिया 288A पे। अब क्योंकि आप रेसिडेंट हो तो आप अपना जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो यहां पर एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप क्या हो, रेसिडेंट हो। तो इसमें से 2.5 लाख रुपए तक आपका माफ हो जाएगा। रिमेनिंग पे आपको 20% से टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म गेन है। 22,126 आ जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख के अंदर है और आप रेसिडेंट हो तो आपको 12,500 की रिबेट भी मिल जाएगी 87A के अंदर। रिबेट मिलने के बाद ये टैक्स निकल कर आ रहा है, 4% का सेस लगा दिया, टैक्स लायबिलिटी आ गई, टैक्स लायबिलिटी को राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? मिस्टर जैन है, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है और इनकी एज 40 इयर्स की है। रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 40 इयर्स के हैं, सफर करते हैं सीवियर डिसेबिलिटी से। सीवियर डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं मतलब कि 80U में 1,25,000 का डिडक्शन लेंगे। एज सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी, ही गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर। इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है चेक से 27,000 रुपए का टू इंश्योर हिज लाइफ। द पॉलिसी वॉज टेकन ऑन 27 अगस्त 18, सम एश्योर्ड इज 220। तो मैक्सिमम 15% तक का बेनिफिट मिल सकता है। डिसेबल्ड व्यक्ति 15% तक का प्रीमियम पे कर सकता है कैपिटल सम एश्योर्ड का। 220 का 15% निकालोगे 33 आएगा और आपने तो 27 दिया है, पूरा का पूरा 27 आपको 80C में अलाउ हो जाएगा। आपने एक लिटरेरी बुक लिखी है जिसके लिए लमसम रॉयल्टी आपको मिली है 9 लाख रुपए की और आपने एक्सपेंसेस इनकर करे हैं 40,000 के। तो 9 लाख में से 40,000 माइनस हो जाएगा, 860 आपके लिए अदर सोर्सेस की इनकम बन जाएगी और आपको 80 QQB के अंदर 3 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। 80 QQB में मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। तो क्योंकि आपकी रॉयल्टी इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा की है तो आपको 3 लाख रुपए का 80 QQB में डिडक्शन मिल जाएगा। His friend gifted a statue of goddess सरस्वती to his daughter दिया, जिसकी एज 14 साल की है, माइनर को दिया। On the successful completion of the secondary school, the FMV of the statue is 65,000। अगर पापा के दोस्त से बच्चों को गिफ्ट मिल रहा है और वो गिफ्ट 50,000 से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये माइनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, असेसी के हाथ में टैक्सेबल होगा। और जब भी माइनर की इनकम पेरेंट के हाथ में क्लब होती है तो 1500 की एग्जेम्पशन मिल जाती है। यानी कि इस केस में 63,500 अदर सोर्सेस की इनकम बन जाएंगे। इनको गोल्ड चेन मिली है 68,000 की अपने इन-लॉज से। सर इन-लॉज से जब गिफ्ट मिलता है तो वो गिफ्ट आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। इन-लॉज से जब आपको गिफ्ट मिलता है वो गिफ्ट आपका क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, राइट। इसके बाद कह रहा है ही हैड डिपॉजिटेड 70,000 इन द एफडी विद एसबीआई इन द नेम ऑफ माइनर सन। हमने माइनर सन के नाम पे 70,000 रुपए की एफडी कराई है, उस पे 5,000 रुपए का इंटरेस्ट आया है माइनर को, सॉरी 5,500 का इंटरेस्ट आया है माइनर सन को। यहां माइनर डॉटर थी, अब यहां पे माइनर सन आ गया। माइनर सन की इनकम भी हमारी इनकम में क्लब हो जाएगी और जब सन की इनकम को क्लब किया जाएगा तो भी हमको 1500 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 54,000 की अदर सोर्सेस में इनकम आ जाएगी। इन्होंने 5,000 रुपए कैश में डोनेट करे हैं एनजीओ को। ये एनजीओ 80G में रजिस्टर्ड है।
सर 2,000 रुपए से ऊपर की अगर कैश पेमेंट करते हैं तो उसका हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता, तो इसका हमें कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगा क्योंकि हमने कैश में पेमेंट करा है। 2,000 रुपए तक कैश में दोगे कोई दिक्कत नहीं है, 2,000 से ज्यादा दोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। इन्होंने एक लोन लिया था 38 लाख रुपीस का हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, 45 लाख रुपीस का सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए। 1 मई 2020 को इन्होंने 1,80,000 रुपए रीपे करे हैं, जिसमें से 1,05,000 रुपए प्रिंसिपल है और रिमेनिंग इंटरेस्ट के हैं। तो ये जो 1,05,000 रुपए प्रिंसिपल का रीपेमेंट हुआ है इसका 80C में रिडक्शन मिल जाएगा, और जो 75,000 रुपीज इंटरेस्ट है वो आपको अंडर सेक्शन 24B अलाउ कर दिया जाएगा। कंप्यूट करनी है टोटल इनकम मिस्टर जैन साहब की, इन्होंने ओल्ड स्कीम ऑप्ट करी है, ये न्यू रिजीम के अंदर नहीं गए हैं, ओल्ड स्कीम ऑप्ट करी है। तो पूरा क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लिया है, इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। सबसे पहले इनकम की बात करें तो इनकम इनके पास 75,000 का लॉस निकल कर आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी में। सबसे पहले 75,000 का लॉस निकल कर आया हाउस प्रॉपर्टी में। अदर सोर्सेस में रॉयल्टी इनकम है, 9 में से 40 चला गया 860। बेटी की जो गिफ्ट थी वो हमारे हाथ में टैक्सेबल हुई 65,000 की, और इसमें से 1,500 की एग्जेम्पशन मिल गई 63,500 की। जो गोल्ड चेन इन लॉज से मिली थी, इन लॉज रिलेटिव है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो रिलेटिव से अगर गिफ्ट मिला है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो टैक्सेबल नहीं होता। बेटे के नाम पे एफडी खुलवाई थी, 5500 रुपए का इंटरेस्ट आया है, उसमें से 1500 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, 4,000 रुपए यहां पे आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने यहां पे 54 लिख दिया था ना, यहां पर आपके पास 4,000 रुपए अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद टोटल कर लेना, आपके पास जीटीआई आ जाएगी। 27,000 का प्रीमियम का खर्चा, 27,000 का प्रीमियम का खर्चा, और 1,05,000 रुपए आपके पास प्रिंसिपल रीपेमेंट हाउसिंग लोन की, ये आपके पास 80C आ गया। 80G का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने कैश में पेमेंट किया है। 80QQB में आप 3 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर लोगे, और क्योंकि सीवियर डिसेबिलिटी थी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 80U में 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, आपके पास 295,500 की इनकम आ जाएगी। इस पे अगर आप टैक्स निकालने जाओगे तो टैक्स आपके पास 0 निकल कर आ जाएगा, टैक्स आपके पास 0 निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, ग्रेट। चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 14th टोटल इनकम का क्वेश्चन। मिसेस कशिश एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 62 इयर्स की हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर है। शी रन्स हर ओन क्लिनिक, ये अपना क्लिनिक चलाती हैं। ये आपको अपना इनकम एक्सपेंडिचर पेश कर रही हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अगर आप इनका देखोगे तो इनके पास कंसल्टेंसी फीस आ रही है, इनके पास सैलरी आ रही है हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से जो सैलरी होती है वो आपके लिए अदर इनकम में चली जाएगी, सैलरी इनकम में चली जाएगी, और जो कंसल्टेंसी फीस आपको आई है ये आपके लिए बिजनेस इनकम है। रेंटल इनकम आई है हाउस प्रॉपर्टी से, ये एचपी की इनकम है, तो ये आपके पास सैलरी की इनकम है, ये आपके पास एचपी की इनकम है, और ये आपके पास अदर सोर्सेस की इनकम है। डिविडेंड आया है और डिविडेंड ग्रॉस है। ठीक है, सैलरी दी है आपने स्टाफ को, ये पीजीबीपी की इनकम है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पीजीबीपी की इनकम है। रेंट ऑफ क्लिनिक पीजीबीपी का खर्चा है। कन्वेंस एक्सपेंस पीजीबीपी होगा। पावर एंड फ्यूल पीजीबीपी होगा। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ये अंडर सेक्शन 24B जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन ये 80E में जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा है ये आपका पीजीबीपी में आ जाएगा। She is working as a part-time with the True Care Hospital. Her salary details are as under. इनको बेसिक पे मिलता है 85,000 का, इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 5,000 का। फर्दर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 हर सन हैड अंडरगॉन अ मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ ट्रू केयर हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट. द हॉस्पिटल वुड हैव चार्ज अ सम ऑफ 160 फॉर अ सिमिलर ट्रीटमेंट ऑफ अनरिलेटेड पेशेंट. अगर हम एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी अवेल करते हैं, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी अवेल करते हैं, तो ये एग्जेम्प्ट परक्यूजिट है, ये परक्यूजिट कभी भी टैक्सेबल नहीं होता. तो आपके पास जो टैक्सेबल सैलरी आ रही है वो 90,000 की आ रही है. 90,000 इंटू 12
90,000 इंटू 12, 10,80,000। और इस 1080 में से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 रुपीज की, यानी कि आपके पास 10,30,000 रुपीज की सैलरी आएगी ओल्ड रिजीम में। और अगर ये न्यू रिजीम में चली जाएंगी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, 1080 की सैलरी आ जाएगी। शी ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वॉज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 22 एंड वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर 22। इन्होंने घर का दोबारा से कंस्ट्रक्शन चालू किया, तोड़वा के दोबारा से घर बनवाया। 1 अप्रैल 22 को रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और वो 30/9/22 तक चला। मतलब कि सर सेम प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। जब सेम ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो ऐसे केस में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कुछ नहीं होता। जब कंस्ट्रक्शन चालू हुआ अगर वो उसी ईयर में कंप्लीट हो गया, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ अगर वो उसी ईयर में कंप्लीट हो गया तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहां पर कुछ नहीं होता। आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन इन्होंने ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया, ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया और फर्स्ट फ्लोर इन्होंने किराए पर दे दिया 1 अक्टूबर 22 से। दोनों फ्लोर्स का इक्वल एरिया है और मंथली रेंट आता है 40,000 रुपए। टेनेंट ने 3,000 रुपए पे करे हैं पावर बैकअप चार्जेस। सर ये जो पावर बैकअप चार्जेस टेनेंट ने पे करे हैं ये अदर सोर्सेस की इनकम बन जाएंगे। 3,000 इंटू 12 36,000 रुपए। इन्होंने हाउसिंग लोन लिया था 25 लाख रुपए का फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस 1 अप्रैल 22 को। इंटरेस्ट ऑन द हाउसिंग लोन 1 अप्रैल 22 से 30/9/22 तक 1,20,000 का था। 1 अक्टूबर 22 से 31 मार्च 23 तक ये 1 लाख रुपए का था। तो टोटल 2,20,000 का था। 120 प्लस 1 लाख टोटल 220 का था। अब 220 के दो टुकड़े हो जाएंगे। 1,10,000 1,10,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड का हो जाएगा और 1,10,000 आपका लेट आउट का हो जाएगा। 1,10,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड का हो जाएगा और 1,10,000 लेट आउट का हो जाएगा। अगर मैं लेट आउट की बात करूं तो आपके पास GAV 40,000 रुपए के किराए पर उठाया है। 40,000 इंटू 6 2,40,000 रुपए की GAV आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अभी म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में हमको नहीं पता। कन्वेंस एक्सपेंस के अंदर 48,000 रुपीज इनकर हुआ है फॉर द कन्वेंस फ्रॉम हाउस टू ट्रू केयर हॉस्पिटल एंड वाइसे वर्सा इन रिलेशन टू हर एम्प्लॉयमेंट। तो कह रहा है कि इस कन्वेंस एक्सपेंस के अंदर 48,000 रुपीज अपने एम्प्लॉयर के पास जाने का खर्चा है। मतलब जो आप जॉब कर रहे थे, जॉब के लिए आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जो कर रहे थे उसका 48,000 का खर्चा है। तो जो 48,000 का खर्चा है वो जॉब वाली इनकम को अर्न करने का खर्चा है, सैलरी वाली इनकम को अर्न करने का खर्चा है। उसको हम पीएल में डेबिट नहीं कर सकते। यानी कि जो कन्वेंस का करेक्ट खर्चा होगा, यानी कि कन्वेंस का जो करेक्ट खर्चा होगा 144 में से 48 हटा दिया जाएगा। आपको 144 नहीं 96,000 रुपीज अलाउ किया जाएगा। इसके बाद वो कहता है कि पावर एंड फ्यूल के अंदर 10,000 रुपए इनकर करे हैं फॉर प्रोवाइडिंग द पावर बैकअप टू द टेनेंट। तो पावर एंड फ्यूल में 10,000 रुपए का खर्चा हाउस प्रॉपर्टी का है। तो हाउस प्रॉपर्टी का खर्चा बिजनेस में कैसे आएगा? यहां पे हम आपको पावर एंड फ्यूल में 134 अलाउ करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में 10,000 रुपए का खर्चा म्युनिसिपल टैक्सेस का है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में 10,000 रुपए का खर्चा म्युनिसिपल टैक्सेस का है। लो जी, 10,000 रुपए के म्युनिसिपल टैक्सेस है तो लेट आउट पोर्शन के 5,000 होंगे। एनएवी 235 आ जाएगी। एनएवी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 30% का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड मिल जाएगा आपको 1,10,000 रुपए का। तो लेट आउट पोर्शन की इनकम आ जाएगी 235 में से 30% चला जाएगा और 1,10,000 चला जाएगा। आपके पास 54,500 HP की लेट आउट पोर्शन की इनकम आ जाएगी। अब अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करूंगा तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का एनएवी निल होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी निल होगा और आपने लोन रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। कंस्ट्रक्शन और परचेज के केस में मैक्सिमम 2 लाख मिलता है। रिकंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपने लिया है
तो 30,000 रुपए तक ही आपको अलाउ हो पाएगा, यानी कि यहां पे 30,000 का लॉस आ जाएगा। तो अगर आप मेरे से एचपी की बात करोगे तो एचपी में 24,500 की इनकम आएगी, 54,500 और 30,000 का लॉस। तो एचपी में आपके पास 24,500 रुपए का इनकम आ रहा होगा। ये देखिए एचपी में आपके पास 24,500 का इनकम, सेल्फ ऑक्यूपाइड में 30,000 का लॉस और लेट आउट में 54,500, सैलरी में 10,30,000 जो मैंने आपको बताया था, सैलरी में 10,30,000 और एचपी में 24,500। ठीक है, इसके बाद आपने क्लिनिकल इक्विपमेंट्स खरीदे हैं। ओपनिंग WDV ऑफ द क्लिनिकल इक्विपमेंट ऑन 1/4/22 5 लाख एंड आपने फ्रेश परचेज करी है 28 फरवरी को 75,000 रुपीज कैश में दे दिया आपने। एक्चुअल कॉस्ट जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्लियर एक एक्सप्लेनेशन है कि 10,000 रुपए से ज्यादा का अगर पेमेंट करा गया है असेट को एक्वायर करने के लिए तो उसे एक्चुअल कॉस्ट पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि उसका आप डेप्रीसिएशन नहीं ले पाओगे। आपने 10,000 रुपए से ज्यादा के इक्विपमेंट कैश में खरीद लिए, इसका आपको कोई भी डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। इस 5 लाख पे आपको 15% का डेप मिल जाएगा, यानी कि 75,000 का। इसके बाद आपने ट्यूशन फीस पे करी है 40,000 रुपीज की ग्रैंड डॉटर के लिए। तो ग्रैंड डॉटर के लिए अगर ट्यूशन फीस दी है तो इसका 80C में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, 80C में चाइल्ड के लिए डिडक्शन मिलता है। इसके बाद आपने 25 लाख रुपए का लोन लिया है हायर एजुकेशन ऑफ सन के लिए, जिसके लिए आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट करा है 3 लाख का और इंटरेस्ट रीपेमेंट किया है 156 का। अगर बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट दिया जाता है तो उसका 80E में डिडक्शन आपको मिल जाता है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास हमने एचपी की और सैलरी की इनकम तो निकाल ली है, सैलरी की इनकम, एचपी की इनकम हमने निकाल ली है। अदर सोर्सेस की इनकम 60,000 रुपए आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें अब पीजीबीपी की इनकम निकालनी है। पीजीबीपी की इनकम कैसे निकलेगी? सर कंसल्टेशन फीस 7428 आया है। अब कंसल्टेशन में से जो खर्चे हैं वो माइनस करने शुरू करो। सैलरी टू स्टाफ 7,20,000 रुपए माइनस कर दो। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1154 माइनस कर दो। इसके बाद क्लिनिक का जो रेंट है 576 वो माइनस कर दो। इसके बाद आपके पास कन्वेंस एक्सपेंस में 96,000 माइनस कर दो। इसके बाद पावर एंड फ्यूल में 134 माइनस कर दो। इसके बाद हाउसिंग लोन ले लिया, 80E तो बाद में मिल जाएगा। 150 का साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा है वो माइनस कर दो। इसके अलावा 75,000 का डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट किया अभी। इसके अलावा 75,000 का डेप्रीसिएशन अभी हमने क्लेम किया है। तो 7428 का रेवेन्यू है, इसमें 7,20,000 की सैलरी, 1154 का एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, 576 का कन्वेंस का खर्चा, 96,000, 134, 150 और 75,000। 4523 ये हमारी बिजनेस इनकम आएगी। 4523 ये हमारी बिजनेस इनकम आएगी। 4523 बिजनेस इनकम आ जाएगी। आपके पास पावर बैकअप में 18,000 रुपए आपने रिकवर किया है टेनेंट से। मैंने यहां पे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ये 12 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा। 6 महीने के लिए पावर बैकअप मिला है 18,000 रुपए। तो आपने टेनेंट से 18,000 रुपए पावर बैकअप के रिकवर करे हैं, जबकि एक्चुअल खर्चा पावर बैकअप में 10,000 का आया है। तो 8,000 रुपए की अदर सोर्स में इनकम ये आ गई, 60,000 रुपए डिविडेंड इनकम आ गई, 68,000 की आपके पास अदर सोर्सेस में इनकम आ गई। सारी इनकम को क्लब कर लीजिएगा, 5645 आ जाएगा। इसके बाद आपके पास 80E में 156 की डिडक्शन आ जाएगी, 80C में आपको कोई डिडक्शन यहां पर अवेलेबल नहीं होगी। तो आपके पास 54,89,500 रुपीज की टोटल इनकम निकलकर आ गई है। 54,89,500 की टोटल इनकम निकलकर आ गई है। क्या क्वेश्चन ने हमको बताया है
कि असेसी ने ओल्ड रिजीम ऑप्ट करा है, ठीक है, असेसी ने ओल्ड रिजीम ऑप्ट किया है, असेसी ने 115 BAC ऑप्ट नहीं किया है। अब क्योंकि आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए को एक्सीड कर रही है, क्योंकि आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए को एक्सीड कर रही है, तो आपके पास सरचार्ज का ऑब्लिगेशन भी निकल कर आ जाएगा। तो आप नॉर्मल तरीके से इस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। असेसी की जो एज थी वो 62 ईयर्स की थी, 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा, इनकम 50 लाख को एक्सीड कर रही है, 10% का सरचार्ज भी लगेगा और आपके पास टैक्स निकल कर आ जाएगा। ये सिंपल काम है, ये आप कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान था कि सर कौन रिटर्न साइन करेगा। HUF अगर कर्ता एब्सेंट है तो, अगर कर्ता एब्सेंट है तो कोई भी जो एडल्ट मेंबर है HUF का वो कर देगा। कंपनी वेयर द कंपनी इज वाउंड अप, लिक्विडेटर करेगा। इसके बाद लोकल अथॉरिटी के केस में जो ऑफिसर होता है, प्रिंसिपल ऑफिसर, वो करेगा। इंडिविजुअल हु इज मेंटली इनकैपेसिटेटेड, तो वहां पर जो भी उसका लीगल गार्जियन होगा वो उस केस में रिटर्न को साइन कर रहा होगा। इसी के साथ हम लोगों ने इनकम टैक्स का जो RTP है वो डिस्कस कर लिया है। बेटा इसमें मैंने क्वेश्चंस को जानकर सॉल्व नहीं करा क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये डिस्कशन सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसका अगर आप मैक्सिमम एडवांटेज लेना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपने एंड पर ये सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लो, राइट। और जिन प्रोविजंस में आपको दिक्कत निकल कर आ रही है उन प्रोविजंस को आप एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है जी। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।